हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनेशन सेंटर। इस चैनल पे हम कुछ अच्छी मूवीज़ एक्सप्लेन करते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। सो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसका नाम मैबले है और वो अपने पेरेंट के साथ किसी टेस्ट के लिए आई है। कहानी पास्ट में जाती है जहाँ हम डीडियर नाम के एक आदमी को उसके बैंड के साथ स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं। वो स्टेज पर ब्लू ग्रास म्यूज़िक परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है। उसके खुद की बॉडी पर आप हज़ारों टैटू देख सकते हैं। टीटीआर एलिस के पास जाता है, यही इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। टीटीआर एलिस से टैटू के बारे में पूछने लगता है। एलिस उसे अपनी बॉडी पर बने सारे टैटूज़ दिखाकर उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है। फिर वो दोनों आपस में अपने फेवरेट म्यूजिशियन के बारे में बात करते हैं। डीडीआर उसे अपने शो में आने के लिए इनवाइट करता है। एलिस उसके शो में आती है। डीडीआर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद से दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। डीडीआर उसे एक जगह लेकर जाता है, वो उसे घर दिखाता है जिसे वो रेनोवेट करेंगे, और जब तक वो घर रेनोवेट नहीं हो जाता तब तक वो एक कारवां में रहते हैं। कारवां बहुत ही जिसमें जो बस जैसा घर होता है जो मोस्टली यूएस में आप देख सकते हैं लोगों के पास। और वहाँ रहते हुए दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन एलिस उसे अपने प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ देती है, जिससे सुन के डीडीआर गुस्सा हो जाता है। एलिस उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ट्रिक कर रही हूँ, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, तो नहीं है। डीडीआर उसे वहीं छोड़ के चला जाता है और काफ़ी टाइम के बाद वापस आता है। वो अपने घर को जल्दी से रेनोवेट करना शुरू कर देता है और डीडीआर कहता है कि उनका होने वाला बच्चा एक कारवां में नहीं रह सकता। सो फाइनली उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। उन्हें एक बेटी होती है जिसका नाम वो मैबले रखते हैं। वो उसे बहुत प्यार देते हैं। धीरे धीरे वो 5 साल की हो जाती है और स्कूल जाना शुरू कर देती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम उसे फिर से डॉक्टर के पास देखते हैं। हमें पता चलता है कि मैबले को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि वो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। एलिस और डीडीआर अपना शो करना चालू रखते हैं। कुछ दिन बाद मैबले को हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाती है, लेकिन उसके अगले कुछ हफ्तों में उसे वापस आना होगा। घर पर मैबले का बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है। डीडीआर का बैंड उसके लिए परफॉर्म करता है। एक दिन मैबले एक मरे हुए पंछी को अपने घर के सामने देखती है और रोने लगती है। डीडीआर उसके पास आता है और मैबले पूछती है कि पापा, इस बर्ड को क्या हुआ है। डीडीआर बताता है कि ये घर के बरामदे में लगे शीशे से टकराकर मर चुकी है। डीडीआर उसे कहता है कि चलो इसे ले जाकर फेंक देते हैं, लेकिन मैबले उस पक्षी को लेकर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। ये सारी बात वो एलिस से शेयर करता है और बताता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बर्ड्स विंडो से लड़ाई करती है और जब वो मर जाती है तो कई फीमेल बर्ड्स पैदा करती है और किसी के साथ इंटीमेट नहीं होती। लेकिन उसके पापा इन सारी बातों पर यकीन नहीं करते थे। उनके लिए जो मर गया वो मर गया, और डीडीआर भी अपने पापा की तरह है, वो एक नास्तिक है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो उन्हें बताता है कि मैबले के सही होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। उसकी बॉडी में मौजूद ब्लड को न्यू स्ट्रीम सेल से बदल दिया जाएगा जिससे वो ठीक हो सकती है। घर पहुंचकर मैबले डीडीआर से कहती है कि वो बर्ड अब स्टार बन गई है, लेकिन डीडीआर को इन सब बात पे विश्वास नहीं होता, लेकिन अपनी बेटी का मन रखने के लिए कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही। अगले दिन मैबले का ब्लड चेंज किया जाता है। तभी वहाँ एक दूसरा बच्चा अपनी माँ के साथ आता है जिसे कैंसर था। उसकी माँ बताती है कि उसका बेटा अब ठीक हो गया है और अब वो घर जा रहे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। हम एलिस को मैबले के साथ लेटा हुआ देखते हैं। मैबले कैंसर को हरा नहीं पाती, वो 6 साल की उम्र में मर जाती है। उसे दफना दिया जाता है। एलिस और डीडीआर काफ़ी सदमे में होते हैं। एलिस गुमसुम रहने लगती है। उन्हें उनकी बेटी की याद ना आए इसलिए वो उसके रूम के सारे टॉयज़ और बाकी सामान को हटाकर वॉल को पेंट कर देते हैं। एक दिन एलिस अपने विंडो पर एक बर्ड को देखती है और उस बर्ड का पीछा करती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के शीशे पर बर्ड का स्टिकर चिपका देती है। डीडीआर उससे इसका रीज़न पूछता है। वो बताती है कि यह बर्ड की सेफ्टी के लिए है ताकि शीशे से टकराकर बर्ड्स मर ना जाए, लेकिन डीडीआर को यह लॉजिक समझ नहीं आता।
वो फिर से अपना शो करने लगते हैं। परफॉर्म करते वक्त उनकी आवाज़ में उनकी बेटी को खोने का दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन। डीडीआर अपना ध्यान विज्ञान की तरफ करने लगता है। वो न्यूज़ चैनल पर जॉर्ज बुश का एक स्टेटमेंट सुनता है जिसमें एबॉर्शन विरोधी और न्यू स्टेम सेल रिसर्च का विरोध करने की बात कहता है, जिसे सुनकर डीडीआर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कुछ बेवकूफ़ लोग और नेताओं की वजह से साइंस अंधविश्वास से हार जाती है, क्योंकि बाइबल में इन सबको पाप समझा जाता है। वो एलिस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने वो बर्ड वाले स्टिकर क्यों चिपकाए हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उनकी बेटी बर्ड बनकर किसी भी समय उससे मिलने आ सकती है। वो ऐसा कहता है कि तुम ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि उनकी बेटी उस दुनिया में नहीं रही है। यह सब सुनने के बाद एलिस डीडीआर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। वो अपने टैटू का काम फिर से करने लगती है। डीडीआर उससे मिलने आता है और उसे पता चलता है कि एलिस ने अपना नाम बदलकर एलाबामा कर लिया है। फिर हम एलिस को उनके बैंड के साथ देखते हैं, जहाँ डीडीआर सबसे कहता है कि एलिस ने अपना नाम बदलकर एलाबामा कर लिया है। वो एलिस से पूछता है कि अगर तुम एलाबामा हो तो मैं क्या हूँ। एलिस कहती है कि तुम मूरो हो। वो अपनी परफॉर्मेंस के बाद डीडीआर ऑडियंस के सामने उन मुद्दों को उठाता है जिसमें साइंस के यूज़ करने पर पाबंदी लगाई जाती है, जिस वजह से उसकी बेटी मर गई और पता नहीं कितने लोगों की जान सिर्फ इस वजह से चली जाती है कि कुछ लोग रीज़न की आड़ में साइंस को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। यह सब सुनने के बाद एलिस उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन डीडीआर उसको धक्का दे देता है। एलिस वहाँ से जाने लगती है। डीडीआर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उनकी बेटी उनके पास नहीं है, लेकिन वो अब भी उनके साथ है। उसे अब कोई और नहीं चाहिए और किसी का प्यार भी उदार नहीं रहा। एलिस अपनी कार में होती है। कार की स्टीयरिंग पर गुस्से से अपना सिर पीटने लगती है। वो अपनी बेटी की मौत से अभी तक सदमे में है। वो अपनी टैटू शॉप जाती है और बहुत सारी पिल्स खा लेती है। डीडीआर उसके पास आता है और देखता है कि वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। वो शॉप का कांच तोड़कर अंदर जाता है और एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हम एलिस को बेड से उठते हुए देखते हैं। डीडीआर के पास आती है, जहाँ वो डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर उसे बताता है कि एलिस का ब्रेन डेड हो चुका है और क्लिनिकली वो अब मर चुकी। डीडीआर एलिस के पास आता है और नेक्स्ट सीन में हम उसे एलिस के बॉडी के पास देखते हैं और वो एलिस के कानों में कहता है कि अगर उसे कहीं उनकी बेटी दिखाई दे तो उसे उसकी तरफ से हाय कहते हैं। वहाँ डीडीआर और उसका बैंड एलिस के लिए एक गाना परफॉर्म करते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी खुशी के बारे में नहीं है। यह कैंसर से मरने वाली एक छोटे मासूम बच्चे के बारे में है, जिसे अभी तक ये दुनिया देखी भी नहीं है और कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो गई। कहीं ना कहीं ये कहानी हमें एक सच से रूबरू कराती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसे धार्मिक आस्था या मॉडर्न साइंस भी नहीं टाल सकता। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।